हेलो दोस्तों। अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इतिहास। ठीक है, इतिहास के हम 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज से ये हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है, जो हम 5वां लेक्चर लेके आए थे आप लोगों के लिए वो वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के हम बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे और उसके जानकारी किए थे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम वहाँ पे आपको बताए थे। और वहाँ पे हम ये भी बताए थे आप लोगों को कि वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हम जब बताए थे वैदिक काल के बारे में तब हम बताए थे कि वीडियो हम लेके आएंगे एक वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल के लिए और एक उत्तर वैदिक काल के लिए। तो आज ये जो हम लेक्चर लेके आए हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। अच्छा देखिए, अगर किसी भी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करना है एग्जाम में, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उसको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये समझने के लिए हमको किसी भी सभ्यता के 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, 4 मुख्य बातें कौन कौन सी हमारी देखिए। सबसे पहली बात, उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था। उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था, और उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, और उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था, और उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था। ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हम 4 निम्न बातों को ध्यान देते हैं: राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। हम ये चारों जो जीवन हैं हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा पहला हमारा है राजनीतिक जीवन। पहला क्या है हमारा? राजनीतिक जीवन। ठीक है, हम राजनीतिक का मतलब क्या क्या होता है कि उस समय के लोग कैसे थे, राजा कौन हुआ करता था और प्रजा कौन हुआ करता, उस समय का राज्य कौन करता था और शासन प्रशासन कैसे चलता था, ये सब होता हमारा राजनीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें पहले पॉइंट की, तो कबीलाई जीवन था। क्या था? कबीलाई जीवन, अर्थात यहाँ के जो लोग थे कबीला बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहते थे? कबीला बना के रहते थे। तो हम इसको कह सकते हैं कि उस समय के लोग कबीलाई जीवन जीते थे। जो कबीलाई जीवन जीते थे और कबीला बनाकर रहते थे उनको क्या कहते थे? जन कहते थे। क्या कहते थे? जन कहते थे। ठीक है, और जन के सुरक्षा के लिए जो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति था, हम उसको क्या कहते थे? राजन कहते थे। ठीक है, राजन या फिर राजा कहते थे। राजा के उस समय राजा के सीमित अधिकार थे। जैसे बाद में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक राजा थे और एक महान राजा थे। ठीक है, लेकिन उस तरह से इनका अधिकार नहीं था। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था उस तरह से इस टाइम के जो राजा थे, अर्थात जो वैदिक सभ्यता के राजा थे, उनके पास उतने अधिकार नहीं थे जितने कि आगे चल के हम चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, या फिर जितना उनके अधिकार थे उतने अधिकार उस समय के राजा के पास नहीं थे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो कबीलाई जीवन में कबीला में रहते थे उनको क्या कहते थे? जन कहते थे। और उनके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे? राजन कहते थे, अर्थात राजा कहते थे। ठीक है, और राजा की सहायता के लिए कुछ निम्न समितियां या फिर कुछ टीम बनाई गई जिसका नाम था समिति, सभा, विदथ और गण। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 4 टीम थी तो उसका क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम था? समिति, सभा, विदथ और गण। ठीक है, ये क्या करते थे? ये 4 टीमें थी जो राजा की हेल्प करते थे शासन को चलाने में। ठीक है, समिति में कौन होते थे? समिति में आम लोग होते थे, मतलब समिति में आम लोग, वैसे आम जनमानस लोग रहते थे। ठीक है, और सभा में क्या रहते थे? कुलीनों की संख्या रहती थी। कुलीनों मतलब पढ़ो लिखों की संख्या होती थी। कुलीनों मतलब पढ़ो लिखों की संख्या होती थी। जो सभा होती थी उसमें पढ़े लिखे लोग बैठते थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैसला करते थे जो कि राजा के हित में या फिर राजा को हेल्प होती थी। ठीक है, उससे राजा को हेल्प होती थी। इसीलिए राजा ने 4 टीमें बनाई थी। कौन कौन सी? समिति, सभा, विदथ और गण। ठीक है, और विदथ में क्या होता था? विदथ में भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे, और जो उपज होते थे, मतलब खेतों में जो किसानी के दौरान जो हमें उपज प्राप्त होती थी उसके बंटवारे के लिए विदथ
की मीटिंग होती थी। ठीक है, बिदत के और लूट लूट बंटवारा और जो लूट पाट के जब एक एक मतलब एक कबीला का दूसरे कबीले पर आक्रमण होता था, तब उससे जो लूट पाट के सामान मिलते थे वो आपस में बांटने के लिए बिदत कमेटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो एक बार अगर फिर से इसका रिवीजन कर लिया जाए तो ये लोग कबीलाई जीवन जीते थे। जो कबीले में रहते थे उनको जन कहा जाता था। ठीक है, और जो जन के प्रमुख थे उनको राजा कहते थे या फिर राजन कहते थे। ठीक है, और राजा की सहायता के लिए 4 कमेटियां की गई जिसका नाम था समिति, सभा, बिदत और गण। ठीक है, तो समिति में आम सभा थी, इसमें आम लोग बैठते थे। ठीक है, और सभा में कुलीनों की संख्या होती थी, कुलीनों मतलब पढ़े लिखों की संख्या होती थी। और बिदत में उपज और लूट बंटवारा, जो उपज में जो वस्तुएं होती थी या फिर लूट में जो हमको वस्तुएं प्राप्त होती थी उनके बंटवारे के लिए बिदत कमेटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, और लास्ट का बचा गण में भी कुलीन लोग रहते थे, अर्थात पढ़े लिखे लोग रहते थे। ये लगभग समिति और गण लगभग एक समान थे, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समिति में कौन से लोग रहते थे, आम लोग रहते थे, और सभा में कुलीनों की संख्या होती थी, मतलब कुलीन पढ़े लिखे लोग रहते थे। और बिदत क्या होता था, बिदत मतलब कि उपज और लूट के बंटवारे की वस्तुओं को आपस में बांटने के लिए बिदत कमेटी का गठन होता था। ठीक है, अब क्या हम कह सकते हैं कि राजा को अपना प्रशासन चलाने के लिए सिर्फ ये 4 टीम जो हमारी हैं, 4 कमेटी हैं, इन्हीं की आवश्यकता होती थी? हाँ, इनकी आवश्यकता होती थी, लेकिन इनके साथ साथ कुछ अधिकारी भी रखे थे। जो अधिकारी रखे थे उनको क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। ठीक है, रत्निन में मुख्यतः पुरोहित लोग रहते थे, सेनानी मतलब सेना के प्रमुख रहते थे, और स्पस रहते थे। स्पस का मतलब होता है हमारे गुप्तचर। ठीक है, तो स्पस मतलब गुप्तचर, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा गुप्तचर। स्पस मिस होता है गुप्तचर। ठीक है, तो रत्निन में कौन कौन से लोग होते थे? पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, स्पस होते थे, अर्थात गुप्तचर होते थे। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें तो नियमित सेना का अभाव था। ठीक है, नियमित सेना का अभाव था। देखिए, उस टाइम के राजा के पास ज़्यादा पैसा हुआ नहीं करता था, और भारी संख्या में सेना रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी या बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए ये जो उस टाइम की सेना थी वो नियमित नहीं थी। कभी हुआ करती थी जब युद्ध के दौरान हुआ करती थी, जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो उनको हटा दिया जाता था। इसलिए हम कह सकते थे उस टाइम की जो सेना थी वो नियमित नहीं थी। ठीक है, और आगे बात करें तो जो लोग थे उस टाइम के वो बलि देते थे। बलि का मतलब होता है जो खुद के मतलब कि अपने स्वयं की इच्छा से दिया गया कर। ठीक, जो स्वयं की इच्छा से दिया गया कर होता है उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है, तो बलि जो राजा था, राजा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। जो वहाँ के लोग थे अपने स्वयं की इच्छा से जो कर देते थे उनको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, तो बलि जो था वो खुद की इच्छा से दिया जाता था। ठीक है, और आगे बात करें, न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उस टाइम के जो कोई भी कांड होता था या फिर कोई भी घटना होती थी तो उसके न्याय के लिए कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उस टाइम के जो लोग थे, जैसे समिति के लोग थे, सभा के लोग थे, बिदत के लोग थे, गण के लोग थे, ये लोग ही न्याय कर देते थे, उस समस्या का न्याय कर देते थे। ठीक है, तो अर्थात हम अगर एक बार फिर से रिवीजन करें तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो कबीलाई जीवन जीते थे। जो कबीले में रहते थे उनको क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था, और जन का जो प्रमुख होता था उनको राजन कहा जाता था, और राजा के पास सीमित अधिकार थे। ठीक है, और राजा की सहायता के लिए 4 कमेटी का गठन हुआ था, समिति, सभा, बिदत और गण। समिति में आम लोग रहते थे, और सभा में कुलीनों की संख्या होती थी, अर्थात पढ़े लिखों की संख्या होती थी, और बिदत में जो उपज होती थी, जो लूट के वस्तुएं मिलती थी, उनके बंटवारे के लिए बिदत टीम का गठन किया गया था। और गण जो था वो लगभग समिति के लोग जैसे था, इसमें भी कुलीन लोग रहते थे।
ठीक है। और इनके साथ साथ कुछ अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था जिनको क्या कहते थे, रत्निन कहा जाता था। और रत्निन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पुरोहित आते हैं, सेनानी आते हैं और गुप्तचर आते हैं, अर्थात स्पर्श आते हैं, स्पर्श। ठीक है। और नियमित सेना का अभाव था, ज़्यादा सेना रखने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि राजा स्वयं धनवान नहीं था, इसलिए उस टाइम में सेना का नियमित न होना था। ठीक है। और न्याय का उल्लेख नहीं था। जो हमारे समय सभा विदत और गण के लोग थे यही न्याय कर देते थे। ठीक है। अगर आगे बात करें राजनीतिक जीवन का, हम आपको 4 जीवन बताए थे, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, सामाजिक जीवन। दूसरा क्या है हमारा, सामाजिक जीवन। ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से हम लिख दिए हैं राजनीतिक जीवन, यहाँ पे होगा क्या, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। ठीक है। क्या हो गया, सामाजिक जीवन। ठीक है। आइए देखते हैं कि उस टाइम के जो समाज था कैसा था, समाज की जीवन कैसा था, किस तरह के लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे। ठीक है। ये हमारा समाज के अंतर्गत आता था। ठीक है। पहली बात तो समाज जो था समतावादी था। उस टाइम के जो लोग थे वो ज़्यादातर अमीर नहीं थे। ठीक है। सब लेवल में थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का समाज जो था वो समतावादी था। क्या था, समतावादी था। ठीक है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते थे। किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पार्ट में डिवाइड करते थे। ये हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। ठीक है। ये किसी के वंशज के अकॉर्डिंग नहीं था, ये हमारा था किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अनुसार। जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते थे उनको कह दिया जाता था कि आप ब्राह्मण हो, और जो ज़्यादा मजबूत थे, जो लड़ाई करने के लिए मजबूत थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो बिजनेस के बारे में जानकारी रखते थे उनको वैश्य कहा जाता था। और जो खेती बाड़ी करते थे, सेवा करते थे, उनको क्या कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। ठीक है। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का देखने को मिलता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कहाँ पे है, तो वर्ण व्यवस्था कहाँ पे पूछा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। अब आगे बात करें तो दास प्रथा का प्रचलन था। उस समय क्या था कि दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा क्या होती है, एक दास प्रथा मतलब नौकरशाही जिसको कहते हैं। ठीक है। मतलब उस समय के लोग जो थे, जो बड़े लोग थे वो अपने पास एक दास रखते थे, अर्थात एक नौकर रखते थे। ठीक है। तो दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। और आगे बात करें तो जो परिवार होता था या कुल होता था वो सबसे छोटी इकाई थी। जैसे आज के ज़माने में है कि फैमिली बड़ी होती है, लेकिन उस समय में जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी हमारी क्या, परिवार। ठीक है। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई थी। और विशेषता की बात करें तो पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक मतलब कि पिता के अकॉर्डिंग चलता था, माता के अकॉर्डिंग नहीं चलता था। तो उस समय की जो विशेषता थी वो पितृसत्तात्मक थी। ठीक, जैसे अभी इस टाइम पे हम लोग क्या हैं, पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है। और संयुक्त परिवार रहते थे। क्या रहते थे, संयुक्त परिवार रहते थे। उस समय के जो लोग थे वो अलग अलग परिवार में बंटते नहीं थे, एक बड़े परिवार में रहते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन में संयुक्त परिवार रहते थे। ठीक है। और स्त्री की क्या स्थिति थी, स्त्री की स्थिति ये थी कि उनको उपनयन संस्कार था। ठीक है। उपनयन संस्कार था और शिक्षा का अधिकार था। ठीक है। और पुनर्विवाह का अधिकार था और नियोग प्रथा का अधिकार था। नियोग प्रथा क्या होता है कि अगर किसी का पति की हत्या हो जाए या फिर किसी घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए तो अपनी देवर से शादी कर ले। किससे शादी कर ले, अपने देवर से शादी कर ले। उसी को क्या कहते हैं, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा मतलब होता है देवर से शादी कर लेना। मतलब कि पति के मृत्यु के बाद देवर से शादी कर लेना नियोग प्रथा कहलाता है। ठीक है।
तो स्त्री की स्थिति यही थी कि उपनयन संस्कार का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, पुनर्विवाह का अधिकार था और नियोग प्रथा का अधिकार था। ठीक है, नियोग प्रथा चलती थी। ठीक है, और उसके बाद बाल विवाह दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो बाल विवाह मतलब कि छोटी सी एज में शादी कर देना, इसका प्रचलन नहीं था। और जो दहेज प्रथा ये भी नहीं था। ठीक है, और उस समय के जो लोग थे, जो उस समय का समाज था, समाज के जैसे लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? उस समय के जो लोग थे मांसाहारी अर्थात मांस का भी सेवन करते थे, शाकाहारी मतलब कि वो शाकाहारी वस्तुओं का सेवन करते थे। ठीक है, और मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में पासा डाइस, ठीक है, पासा नृत्य और घुड़दौड़, क्या पासा का खेल खेलते थे। ठीक है, आप लोग लूडो देखते होंगे, लूडो में जो पासे होते हैं उसी क्या होता है, पासा कहलाता है। ठीक है, नृत्य मतलब कि नाचना उनके मनोरंजन के लिए मनोरंजन था। ठीक है, और घुड़दौड़ उनका मनोरंजन था। ठीक है, और आगे बात करें स्त्रियों की समिति, स्त्रियों को समिति एवं विधत में हिस्सा बनने का अधिकार। ठीक है, जो उस समय की स्त्री थी वो समिति और विदत दोनों में हुआ करती थी। मतलब कि आम सभा में भी हुआ करते थे। विदत मतलब उपज और लूट बंटवारे का जो सामान हुआ करता, जैसे जो बंटवारा होता था उसमें स्त्रियां भी हिस्सा लेती थी। ठीक है, मतलब जो लूट का सामान आता था उसमें स्त्रियों का भी हिस्सा होता था। ठीक है, एक बार हम फिर से सबको रिकॉल कर दें तो पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए हम 4 पार्ट को डिवाइड करते हैं: राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन में हम बताएं कबीलाई जीवन जीते थे और कबीले में जो लोग रहते थे उनको जन कहा जाता था। जन का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था और राजा की सहायता के लिए 4 कमेटी का गठन हुआ था: समिति, सभा, विदत और गण। ठीक है, समिति में आम लोग रहते थे, सभा में पढ़े लिखे लोग रहते थे, विदत में उपज और लूट का जो वस्तु होते थे उनका बंटवारा होता था और गण में कुलीन लोग रहते थे। ठीक है, और उनके साथ साथ कुछ अधिकारी भी रहते थे, इनको रत्निन कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अधिकारी हुआ करते थे वैदिक सभ्यता के दौरान उनको क्या कहा जाता था, उनको रत्निन कहा जाता था। ठीक है, और नियमित सेना का अभाव था। बलि जो टैक्स सिस्टम था उस टाइम पे बलि था। ठीक है, मतलब जो खुद के इच्छा से दिया गया कर उसको क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। न्याय का उल्लेख नहीं दिया गया है। समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था था जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, अब विशेषता जो थी पितृसत्तात्मक थी। संयुक्त परिवार रहते थे और स्त्री का उपनयन संस्कार, शिक्षा अधिकार, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा ये सब स्त्रियों के हित में था। ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं थी। मांसाहारी शाकाहारी उस समय के लोग दोनों रहते थे, मांसाहारी भी रहते थे, शाकाहारी भी रहते थे। और मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य और घुड़दौड़ के लिए उनका मनोरंजन का कार्य था। ठीक है, स्त्रियों को समिति और विदत में हिस्सा लेने का अधिकार था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताए आपको, 2 राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन बताए। ठीक है, अब इसके बाद आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। हम क्या बताए थे, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन। ठीक है, और अब जानेंगे आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी चल रही थी और धार्मिक जीवन कैसा था, ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक जीवन की बात करें। जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार था वो पशुपालन था। हम पशुओं को पालते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, और गाय जो थी हमारी सबसे प्रमुख पशु थी। ठीक है, गाय जो थी उस टाइम पे वैदिक सभ्यता टाइम पे वो हमारा सबसे प्रमुख पशु था जिसकी हत्या करना मना था, क्योंकि हम ऋग्वेद में गाय के बारे में 176 बार नाम आया है गाय का। ऋग्वेद में 176 बार गाय का नाम आया है, इसलिए हम गाय को सबसे प्रमुख पशु मानते हैं। ठीक है, और आगे बात करें घोड़े का यूज हम कहाँ करते थे, घुड़दौड़ के लिए करते थे, युद्ध के दौरान करते थे और रथ के लिए यूज करते थे। किसका यूज, घोड़े का यूज। ठीक है, तो घोड़े को घुड़दौड़ में, युद्ध में और रथ के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, और कृषि का महत्व कम था।
उस समय कृषि का महत्व कम था। ठीक है, और जो हमारे अर्थव्यवस्था का आधार था वो पशुपालन था। इसका मतलब ये हुआ कि कृषि का महत्व उस टाइम पे कम था। ठीक है, और ऋग्वेद में 24 मंत्र का था। ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद में 24 मंत्र जो हैं वो किसके बारे में बोला गया है? कृषि के बारे में। ठीक है, और आगे बात करते हैं धातु। देखिए, पशु के बारे में तो 176 बार बोला गया था, हम आपको बताए, और कृषि के बारे में मात्र 24 बार बोला गया। इसलिए पशु अर्थव्यवस्था का मेन जो आधार है, हम किसको मानते हैं? पशुपालन को मानते हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के दौरान जो धातु का प्रयोग हम करते थे वो कौन सी धातु थी? तांबे की धातु थी। ठीक है, और जो व्यापार होता था वो विनिमय द्वारा होता था। विनिमय व्यापार क्या होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, ना कि कोई सिक्के, क्योंकि सिक्के का प्रचलन या फिर कोई भी मुद्रा का प्रचलन उस समय पे नहीं था। इसलिए जो व्यापार था वो विनिमय हुआ करता था कि आप हमको 1000 गाय दे दें, हम आपको 1000 बकरियां या फिर 1000 भैंसें दे देंगे। इस प्रकार एक वस्तु की जगह पे दूसरे वस्तु का लेना ही विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा व्यापार था वो विनिमय द्वारा होता था। ठीक है, केवल आंतरिक व्यापार होता था, जो हमारे देश के अंदर या फिर हमारे भारतवर्ष के अंदर ही ये क्या कहते हैं व्यापार होता था। मतलब ये आंतरिक व्यापार होता था, कोई बाह्य व्यापार नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, जल मार्ग नहीं था या फिर जल से जाने के लिए उनके कोई साधन नहीं था। इसलिए जो व्यापार होता था वो कैसा होता था? आंतरिक व्यापार होता था। ठीक है, और उसके बाद चलते मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। उस समय में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो व्यापार होता था वो विनिमय व्यापार होता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन की। ठीक है, धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो धार्मिक जीवन थे, मतलब जो धर्म को मानने वाले थे, वो किसको मानते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, और बहुदेववादी थे। मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? बहुदेववादी थे। ठीक है, और प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, जैसे प्रकृति के देवता को 3 श्रेणी में बांटे थे। एक अंतरिक्ष में बांटे थे, दूसरा पृथ्वी में बांटे थे, और तीसरा आकाश में। अंतरिक्ष के अंतर्गत इंद्र आते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के अंतर्गत इंद्र आते हैं, मारुत आते हैं, रुद्र आते हैं और वायु। मतलब इंद्र देवता, मारुत देवता और रुद्र देवता और वायु देवता किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरिक्ष के श्रेणी में। ठीक है, और पृथ्वी किसकी श्रेणी में आता है? अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। ठीक है, इनके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं अंतरिक्ष के अंतर्गत इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, और पृथ्वी के अंतर्गत क्या आता है? अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। ठीक है, और आकाश में सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु। ठीक है, तो ये देवताओं को 3 श्रेणियों में उस टाइम के लोग बटे थे। ठीक है, तो इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, इंद्र जो थे वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे। तो हम लोग क्या, हमारा आंसर होगा कि वो इंद्र देवता को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, क्योंकि जो ऋग्वेद में 250 श्लोक इसके बारे में दिया गया है, इंद्र भगवान के बारे में दिया गया है। 250 श्लोक, ध्यान देने बात है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा था इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं, तो 250 श्लोक। और अग्नि का मध्यस्थ देवता कहा जाता है। अग्नि को क्या कहा जाता था? मध्यस्थ देवता। इनके लिए 200 श्लोक ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं वरुण देवता की। वरुण देवता को हम क्या कहते थे? वर्षा के देवता। वर्षा के देवता अर्थात समुद्र के देवता। इनको वर्षा का देवता भी कहते थे और समुद्र का देवता भी कहते थे। किनको? वरुण को देवता को। ठीक है, आगे बात करते हैं सविता। सविता क्या होता था? चमकता सूर्य की पूजा। ठीक है, तो जो सविता था वो क्या होता था? चमकता सूर्य की पूजा करना। ठीक है, और सोम क्या होता है? वनस्पतियों के देवता। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जो सोम देवता होते हैं वो किनके देवता होते हैं? वनस्पतियों के देवता होते हैं। ठीक है, और आगे बात करें, एक देवता होते हैं पूषण देवता। पूषण वो पशु और औषधियों के देवता होते थे। पशु और औषधियों के देवता को क्या कहते थे? पूषण देवता। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पे आपको बता दें,
कि वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो काल था वो 1500 से 1000 के बीच में था। ठीक है, हम इस वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हम 4 प्रकार के जीवन की बात करते हैं। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म बात करें तो राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो आर्थिक जीवन के बारे में बताया कि अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। गाय सबसे प्रमुख पशु थी और उसकी हत्या करना मना था, क्योंकि ऋग्वेद में 176 बार गाय का नाम लिया गया है, इसलिए गाय को प्रमुख पशु माना गया है। ठीक है, घोड़े का प्रयोग हम घोड़दौड़ के लिए करते थे, रथ में यूज करते थे। ठीक है, कृषि का महत्व कम था उस टाइम पे। ऋग्वेद में 24 मात्र ही ओनली 24 मंत्र ही कृषि के लिए किया गया, इसलिए ज़्यादा आधार हम किसको मानेंगे, अर्थव्यवस्था को, पशुपालन को। ठीक है, उस टाइम को जो धातु था वो तांबा था। व्यापार जो होता था विनिमय द्वारा होता था, और जो व्यापार होता था केवल आंतरिक व्यापार होता था, मतलब एक सीमा होती थी, सीमा के अंतर ही इसकी व्यापार होता था। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। और धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रकृति की पूजा करते थे और बहुदेववादी थे। ठीक है, देवताओं को 3 श्रेणी में बांटते हैं। अंतरिक्ष के अंतर्गत इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश में सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु। ठीक है, और इंद्र जो थे सबसे प्रमुख देवता थे। इनके लिए 250 श्लोक ऋग्वेद में लिखा गया है। और अग्नि मध्यस्थ देवता थे जिनके लिए 200 श्लोक लिखा गया है। और वरुण वर्षा के देवता थे और समुद्र के देवता थे। सविता मतलब होता है चमकता सूर्य। और सोम जो थे हमारे वनस्पति देवता थे। और जो पूषक थे हमारे पशु और औषधियों के देवता थे। तो आज तक का वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे वो होगा हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को भी हम 4 पार्ट में समझने के लिए डिवाइड करेंगे। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उत्तर वैदिक काल के ऊपर होगा। अगर ये यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।